नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube परिवार में आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास दोस्तों, और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने लास्ट क्लास में उदय सिंह तक का जो अध्ययन है वो अपन ने भलीभांति कर चुके थे। इसके बाद में उदय सिंह की जो संतानें आती है, उदय सिंह की संतानें मेवाड़ के शासक के रूप में आगे कार्य करेगी, तो उसके भी बारे में अपन जानकारी करते हैं आज इस क्लास में। और इस क्लास में आज अपन महाराणा प्रताप के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप पेन और पेपर अपने साथ में लेकर बैठिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने मिलने वाले सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ये क्लास किस प्रकार से आपको अच्छी लगती है वो आप लोग कमेंट में बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास। चलिए देखते हैं कि उदय सिंह जो थे, उदय सिंह का कार्यकाल कितना था। उदय सिंह का जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1536 से 1572 तक का था। कब तक का था? 1536 से 1572 तक का था। देखिएगा, उदय सिंह के दो रानियां थी। एक रानी का नाम था जयवंताबाई और दूसरी रानी का नाम था धीरबाई भटियाणी। धीरबाई भटियाणी से एक पुत्र प्राप्त होता है जो जिसका नाम होता है जगमाल होता है। ये जगमाल को जो उदय सिंह ने एक बड़ी गलती की थी, अपने जीते जी ही इनको क्या किया था, मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। लेकिन मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इनको मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया था दोस्तों। इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो जयवंताबाई के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं और महाराणा प्रताप होते हैं। और महाराणा प्रताप हैं वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं। इसके बारे में अपन जानकारी देखते हैं कि उदय सिंह की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी, दो रानियां थी। पहली रानी है जिसका नाम है जयवंताबाई। जयवंताबाई हैं, इनसे दो पुत्र प्राप्त होते हैं। एक पुत्र का नाम है प्रताप, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप बनते हैं। दूसरे पुत्र का नाम है शक्ति सिंह। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? शक्ति सिंह। एक और अन्य रानी थी इनकी जिसका नाम था धीरबाई भटियाणी। धीरबाई भटियाणी, देखिएगा, धीरबाई भटियाणी है और धीरबाई भटियाणी से पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम है जगमाल। ये जगमाल है, ये जब महाराणा प्रताप को जब राज्याभिषेक होता है, जब उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में ज्येष्ठ पुत्र होते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप को क्या करते हैं, मेवाड़ का शासक घोषित करते हैं। तो अखेराज थोनगरा ने अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप के माथे पर तिलक कर राजमुकुट धारण करवाया था। तो उनका राज्याभिषेक किया गया था सर्वप्रथम, और वो राज्याभिषेक किया था 1 मार्च 1572 को किया था। 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, 1 मार्च 1572 को। और इसी स्थिति के बीच में इसके मध्य जगमाल को यह बात पता पड़ती है कि मेवाड़ की गद्दी के ऊपर महाराणा प्रताप को बिठा दिया गया है। तो जगमाल यहां से नाराज होकर कहां चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। और अकबर की शरण में जाने के बाद में जगमाल जो है वो वहां जाकर एक युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। 1583 में एक छोटा सा युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध में जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये यहां तक का सफर था केवल जगमाल का। जगमाल और कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद में देखते हैं अपन महाराणा प्रताप का जन्म परिचय देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, देखिएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप इनका कार्यकाल कितना रहता है? 1572 से 1597 तक रहता है। कब तक रहता है? 1572 से 1597 तक का जो कार्यकाल है वो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है महाराणा प्रताप का कार्यकाल। देखिएगा, इनके पिता है, पिता का नाम क्या है? उदय सिंह। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा और नोट भी करके रखिएगा। माता थी, माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। जयवंताबाई, जयवंताबाई। देखिएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है वो जन्म कहां पर होता है और कब होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहां पर होता है? महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है।
कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिस दुर्ग का नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ में एक महल बना हुआ है जिस महल का नाम है बादल महल। इस बादल महल में वापस दो भाग बने हुए हैं दोस्तों, एक का नाम है जनाना कक्ष, दूसरे का नाम है मर्दाना कक्ष। दो पार्ट बने हुए हैं बादल महल के, और जनाना कक्ष है उसके फिर से दो पार्ट बने हुए हैं दोस्तों। एक पार्ट का नाम है जूनी कचहरी और दूसरे का नाम है श्रृंगार कक्ष। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है, और जयवंताबाई के द्वारा, जयवंताबाई के कोख से महाराणा प्रताप जन्म लेते हैं, तो मेवाड़ का एक नया सूरज का उदय होता है। और वो कब होता है? 9 मई 1540 को। विक्रम संवत के अनुसार अगर देखा जाए तो विक्रम संवत के अनुसार ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, देखिएगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है हर वर्ष। हल्दी घाटी में हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस विक्रम संवत के अनुसार ही इनकी जयंती मनाई जाती है, इसी तिथि को मनाई जाती है। तो यहाँ पर यह भी नोट कर लीजिएगा कि हल्दी घाटी में क्या पूरे मेवाड़ में मनाई जाती है, और हर मेवाड़ी इस जयंती को मनाता है। हल्दी घाटी में प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है। देखिएगा इनका जो जन्म होता है वो कहां पर होता है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बादल महल, ये बादल महल है, इसके दो भाग हैं। एक का नाम है मर्दाना कक्ष, दूसरे का नाम है जनाना कक्ष। देखिएगा जनाना कक्ष है, उस जनाना कक्ष के वापस से फिर से दो भाग हैं। एक का नाम है जूनी कचहरी, और दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग का क्या नाम है? श्रृंगार कक्ष। देखिएगा जूनी कचहरी है, इस जूनी कचहरी में क्या होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। जब महाराणा प्रताप का जन्म जूनी कचहरी में होता है तो हिंदुआ सूरज का उदय होता है। महाराणा प्रताप कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे, महाराणा प्रताप एक प्रतापी और एक वीर योद्धा थे। देखिएगा महाराणा प्रताप का जब जन्म होता है तो इनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से लालन और पालन किया जाता है, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं कि हर एक औरत को मेवाड़ में या किसी दूसरे राज्य की, कभी भी महाराणा प्रताप ने औरतों के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया था। ये अपने धर्म के विरुद्ध माना जाता था, औरतों और बच्चों के ऊपर कभी भी हथियार नहीं चलाए थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप निष्ठावान और देश प्रेमी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। देखिएगा अकबर के समय का जब समय आएगा, अकबर का समय आएगा, उस समय महाराणा प्रताप है वो मतलब जंगलों में चले जाते हैं, घास की रोटी खाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब है जो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक प्रतीक मिलता है कि ये स्वाभिमान का प्रतीक है महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात की जाए तो महाराणा प्रताप है, इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है वो था कुका, या फिर इसको क्या कहते हैं? कुका या कीका। देखिएगा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में शासक बने थे। 32 वर्ष की आयु में शासक बने, और इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बने थे और 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक शासन किया।
शासन किया। दोस्तों ये महाराणा प्रताप की सामान्य जानकारी है, इसको आप लोग भली भांति ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप से एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और पूछा हुआ है। तो आगे की बात करते हैं कि महाराणा प्रताप है उन्होंने आगे क्या क्या हुआ था इनके साथ में, वो भी देखते हैं। देखिएगा महाराणा प्रताप ने जो पहली राजधानी बनाई थी अपनी, वो प्रथम राजधानी बनाई थी कुंभलगढ़ को। महाराणा प्रताप ने जब द्वितीय राजधानी बनाई थी तो चावंड को बनाई थी। महाराणा प्रताप का जो विवाह होता है दोस्तों, वो विवाह अजबदेव पवार के साथ में होता है, और अजबदेव पवार हैं वो रामरख पवार की पुत्री थी दोस्तों। एक और दूसरी रानी थी जैसलमेर की, उनके साथ में भी इनका विवाह हुआ था। वैसे तो महाराणा प्रताप के 16 विवाह हुए थे, 16 रानियां थी, लेकिन जो मुख्य और मेन जो प्रथम रानी थी, उस प्रथम रानी का नाम क्या था? अजबदेव पवार। तो उसको भी देखते हैं अपन, इनका विवाह, महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था रामरख पवार की पुत्री, रामरख पवार की पुत्री, और पुत्री का नाम है अजबदेव पवार। अजबदेव पवार से एक पुत्र प्राप्त होता है महाराणा प्रताप को, और उस पुत्र का नाम है अमर सिंह। दोस्तों देखिएगा, अमर सिंह जब शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो इनके पास में भी महाराणा प्रताप के लक्षण थे। इन्होंने भी अधीनता तो स्वीकार नहीं की थी, लेकिन कुछ संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े थे अंतिम समय में। तो वो संधियां भी इसलिए की गई थी कि उसमें मेवाड़ की भलाई हो सके, अपने राज्य की रक्षा हो सके, इसलिए उन्होंने संधियां की थी। और कहीं न कहीं पूरे राजस्थान में जितनी भी संधियां हुई हैं, वो अपने राज्य को बचाने के लिए या अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए ही संधियां की थी। बाकी कौन चाहता है कि हम किसी के गुलाम बने, है ना? देखिएगा, पुत्र हुए थे अमर सिंह, और अमर सिंह कालांतर पर जाकर महाराणा प्रताप के बाद में यही क्या बनते हैं? मेवाड़ के शासक बनते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप ने जो प्रथम राजधानी बनाई थी, प्रताप की प्रथम राजधानी बनी थी कुंभलगढ़। देखिएगा, कुंभलगढ़ राजधानी किस प्रकार से बनाई थी महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ राजधानी बनाई थी, इसलिए बनाई थी क्योंकि वहीं पर 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, और वो राज्याभिषेक अखेराज सोनगरा ने अपना अंगूठा काटकर इनका राज्याभिषेक किया था। इसीलिए कुंभलगढ़ को ही प्रथम राजधानी माना था और बनाया था इन्होंने। दूसरी राजधानी महाराणा प्रताप बनाते हैं चावंड को, जो लूना चावंडिया को मारकर बनाई जाती है। तो इसी के साथ में याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक। देखिएगा, ये राज्याभिषेक कई बार कितने एग्जामों में पूछा गया है कि राज्याभिषेक हुआ कब था और किया किसने था। तो ये 1 मार्च 1572 को अखेराज सोनगरा द्वारा, अखेराज सोनगरा ने अंगूठा काटकर तिलक लगाया, माथे पर तिलक लगाया था। प्रताप के खून से इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक किया था। जैसे आपने अभी मेवाड़ के जो, वैसे तो पहले का राजा महाराजाओं का तंत्र नहीं रहा है, शासन सुशासन राजस्थान का जो सरकार का जो शासन है सब हर जगह पर वो है, लेकिन फिर भी उस परंपरा को दोहराते हुए अभी जो अपने मेवाड़ के जो महाराणा के वंशज थे, उनकी मृत्यु के बाद में भी जो अरविंद सिंह जी का जो राज्याभिषेक किया गया था चित्तौड़गढ़ में, तो वो भी एक अंगूठा के ऊपर कट लगाकर ही किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये परंपरा, ये रस्म आज भी निभाई जा रही है जो इनके पूर्वज रखे गए थे। महाराणा प्रताप के बारे में और लिखते हैं तो देखते हैं कि प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी थी? प्रताप की कमर पर कृष्णदास चुंडावत ने तलवार बांधी थी।
तलवार बांधी थी। देखिएगा दोस्तों, प्रताप की कमर पर कृष्णदास चुनावत ने जब तलवार बांधी थी, तो इन्हीं दो कारणों से जब इनका राज्याभिषेक हो गया, कमर पर तलवार बांध दी गई, मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जगमाल है वो इनसे नाराज हो गया और नाराज होकर कहां चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। और अकबर की शरण में जाने से 1583 में एक दत्तानी का युद्ध हुआ था, उसमें जो जगमाल है वो क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये कहानी जगमाल की थी। इसके बाद में महाराणा प्रताप के ये दूसरी माँ के थे, लेकिन महाराणा प्रताप के क्या थे, भाई थे। एक तरफ से देखा जाए तो इनके भाई थे, सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी भाई तो थे, लेकिन नाराज हो गए थे। और ये नाराजगी और रूठना मनाना आज के समय में भी हर घर परिवार में भी चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूर्वजों से, और पहले मेवाड़ का जो शासन सुशासन चलता था उसमें भी खूब सारे तनाव आए हैं, हर रजवाड़े में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ऐसा इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है कि आते रहते हैं। अगली बात करें दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का विवाह हो चुका है, अपन ने विवाह करवा दिया। देखिएगा आप लोग, महाराणा प्रताप का जो रामरख पवार की जो पुत्री है जबदे है, इसके साथ में इनका विवाह हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने देखिएगा प्रताप की जो प्रथम राजधानी थी वो कुंभलगढ़ बना दी गई है। इसके बाद में जो दूसरी राजधानी बनती है, प्रताप की दूसरी राजधानी प्रताप की दूसरी राजधानी बनी थी चावंड। और महाराणा प्रताप की जो दूसरी राजधानी चावंड, ये लूणा चावंडिया को मारकर बनाई गई थी। लूणा चावंडिया को मारकर बनाई गई थी। देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप हैं उनके, देखिएगा ये छोटे मोटे से क्वेश्चन तो सभी लोगों को याद होंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था। चेतक की समाधि कहाँ है, बलीचा में है। बलीचा में जब नाला पार कर रहा था, 1576 का जो युद्ध हुआ था उस हल्दी घाटी के युद्ध के समय में, तो उस समय जो बलीचा में इनका क्या हुआ था, सॉरी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की बात है ये। बलीचा में जाते हैं और बलीचा में नाला पार कर रहे थे, उस समय मतलब चेतक के पैर में चोटें लगी थी और वो नाला पार करते समय इसके पैर टूट गए थे, तो उस वजह से फिर बाद में उठ नहीं पाया था, तो इसकी मृत्यु हो गई थी चेतक की। तो चेतक की समाधि भी है। और यहाँ पर एक देखिएगा, अकबर और जब ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें एक बात मेरे को याद आ रही है, 2 लाइनें हैं महाराणा प्रताप के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। नहीं दिखते हैं अकबर के निशा आज कहीं पर भी, लेकिन महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के निशा आज हर चौराहे पे नजर आते हैं। आज चेतक के निशा हर चौराहे पर नजर आते हैं। तो ऐसा था महाराणा प्रताप का घोड़ा भी। तो ऐसी ऐसी कहावतें, ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, तो वो ऐसे ही नहीं की गई है, बहुत सुरवीर और पराक्रमी थे इसीलिए की गई थी। देखिएगा आगे चलकर अकबर जो इनको 1572 में जब ये शासक बन जाते हैं, और 1572 में जब ये शासक बन जाते हैं, तो उसके बाद अकबर इनको क्या करता है, बार बार इनको समझाने के लिए क्या करता है, इनके पास में आदमी भेजता है। और आदमी जब इनके पास में भेजता है, तो अकबर है जो 1567-68 में क्या करना चाहता था, गुजरात जीतना चाहता था। मेन कारण था, देखिएगा यहां पर मान लीजिएगा कि यहां पर क्या है, आपका अजमेर है, इस दिशा में बना दीजिए, इस दिशा में बना दीजिए, कोई समस्या नहीं। अजमेर में बैठता था, अजमेर में ठिकाना था। यहां पर क्या पड़ा था, मेवाड़, और मेवाड़ से आगे क्या पड़ता है, इस साइड में गुजरात। देखिएगा आप रूपरेखा देखिएगा कि हल्दी घाटी की रूपरेखा कहां से तय होती है। यहां से अकबर क्या करना चाहता था, 1567-68 की बात है, 67-68 अकबर गुजरात जीतना चाहता था। क्या जीतना चाहता था, गुजरात जीतना चाहता था। लेकिन देखिएगा गुजरात जाएगा तो बीच में क्या, कौन सा राज्य आएगा, एक मेवाड़ क्षेत्र पड़ता है, और मेवाड़ क्षेत्र में होकर निकलने नहीं दिया जाता था। मेवाड़ी सेना इतनी ताकतवर थी उस समय कि अकबर की सेना डरती थी और अकबर की सेना छुप जाती थी। इस रास्ते, आम रास्ते होकर नहीं निकलते थे ये। मुगल इतने डरते थे प्रताप की सेना से और प्रताप से, क्योंकि देखो
राणा तेरी धाक सुन दूजो दिल्ली। तो मतलब ये ऐसे कहावतें नहीं है कि अकबर खुद डरा हुआ था पहले, लेकिन फिर बाद में मुगलों के पास में क्या थी, बड़ी सेना थी, बहुत ज्यादा संख्या में थी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में 4:1 के अनुपात में सेना थी। मतलब 4 अनुपात यानी 4 सैनिक किसके हैं, अकबर के, और 1 सैनिक किसका है, महाराणा प्रताप का। ये ऐसे युद्ध लड़ा गया था। अब आप इस युद्ध से निर्णायक युद्ध मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारी किताबें भी बताती हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप की यहाँ पर हार हो चुकी थी। लेकिन महाराणा प्रताप की अगर 1576 में हार हो जाती तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में क्यों होती। एक फैक्ट ये भी है अपने सामने कि महाराणा प्रताप ने उस समय संघर्ष किया था। हाँ, संसाधनों की थोड़ी कमी थी, इसकी वजह से उन्हें थोड़े से मुश्किलों के दिन काटने पड़े थे। लेकिन देखिएगा, अगर मान लो 4 आदमी अगर प्रताप के होते और 1 आदमी अकबर का होता, तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का बादशाह भी महाराणा प्रताप ही होता, कोई दूसरा बन ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सेना का रेशियो भी बहुत बड़ा अंतर का था, इस कारण से युद्ध निर्णायक नहीं हुआ था। लेकिन मिर्जा राजा मान सिंह हैं, वो इस युद्ध को क्या करेंगे, आगे लीड करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजा मान सिंह की क्या हुई थी, हार हुई थी इस युद्ध में। और मैं तो हमेशा यही मानूंगा कि महाराणा प्रताप की हार 1576 के युद्ध जो हल्दी घाटी का हुआ था, उसमें किसी प्रकार की कोई हार नहीं हुई थी। हाँ, सेना ज्यादा होने की वजह से इनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा था, पीछे हट गए थे, लेकिन अधिकार थोड़ी करने दिया था पूरे मेवाड़ के ऊपर, केवल कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकृत कर लिया था। और महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी मेवाड़ी सेना को जोड़ा था, और जोड़कर फिर से क्या किया था, युद्ध लड़ा था। देखिएगा 1567-68 की बात करते, जीतना चाहता था, लेकिन बीच में मेवाड़ आता था। तो मेवाड़ आता था, अब 67-68 में महाराणा प्रताप ने इनकी सेना को जाने नहीं दिया। तो 1570 में क्या करता है, अकबर नागौर दरबार लगा था। 1570 में नागौर दरबार लगा था, नागौर दरबार, और नागौर दरबार लगाया था। और इस दरबार का अर्थ यह था कि जितने भी जो राजकुमार हैं, वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, नागौर आएंगे, और अकबर की क्या करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे। और यह संदेश पहुंचाया था भगवंत दास के द्वारा, मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा, ठीक है, और जगमाल के द्वारा पहुंचाया था। दूसरा और पहुंचाया था इन्होंने टोडरमल के द्वारा पहुंचाया था, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी प्रकार का कोई संदेश जो इन्होंने अपने पास स्वीकार नहीं किया था, और कहा था कि आप यहां से चले जाइए, वरना आपके साथ कुछ दूसरा हो जाएगा। और दूसरा आप लोग समझते ही हैं कि मेवाड़ में बात बात पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप है नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। देखिएगा आगे की बात करते हैं कि इन्होंने 4 लोगों को भेजे थे प्रताप को समझाने के लिए। जब 4 लोगों को ये भेजते हैं, तो एक की भी बात महाराणा प्रताप नहीं मानते हैं, और 1500 बात करते हैं, वो 1572 की थी एक बात। तो देखिएगा, इसको याद रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जमा भट्टो। देखिएगा सबसे पहले है, मैं यहाँ पर जगमाल बोल गया था, जलाल खान है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर जो भेजा गया था अकबर के द्वारा, वो जलाल खान था, जगमाल नहीं था। जैसे हो जाएगा आपका जलाल खान, वहां से हो जाएगा मिर्जा राजा मान सिंह, मान सिंह, और भ से हो जाएगा भगवंत दास, और टॉ से हो जाएगा टोडरमल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस किस को भेजा गया था। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, जमा भट्टो, ज से जलाल खां, म से मिर्जा राजा मान सिंह, ब से भगवंत दास, और टॉ से टोडरमल। ये चारों व्यक्ति आए थे। देखिएगा सबसे पहला आता है जलाल खां। जलाल खां, जलाल खां महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आता है, और एक कब आता है, 1572 में आता है। लेकिन महाराणा प्रताप इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी जो सन पूछा जाता है दोस्तों, और सन आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका। दूसरा आता है, दूसरा व्यक्ति कौन आता है, मान सिंह आता है, मान सिंह। और मान सिंह कब आता है, 1573 में आता है, 1573। बाकी सभी के सभी किसमें आएंगे, 1573 में आएंगे, भगवंत दास, भगवंत दास। और ये कब आते हैं, 1573 में आते हैं। और अगला जो आता है टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल आता है 1500
73 में। देखिएगा टोडरमल को यहाँ पर एक टोडरमल की एक छोटी सी बात याद आ गई है, वो भी आप लोगों को सुना देता हूँ, कहानी के तौर पर छोटी सी है, 1 मिनट का समय लूंगा मैं आप लोगों का। देखिएगा टोडरमल है वो एक आंख से क्या थे, अंधे थे, ठीक है ना। टोडरमल क्या थे, एक आंख से अंधे थे, और अंधे होने के कारण ये अकबर के दरबार में थे, और अकबर के दरबार में थे, और अकबर के ये क्या थे, साले थे। अब अकबर के दरबार में कौन था, बीरबल था। जब बीरबल था तो बीरबल एक बहुत समझदार व्यक्ति था। वो बीरबल क्या करता था, पान खाता था, और महल में हर जगह पर वो लाल पीली दीवारें कर देता था। तो ऐसी शिकायत लेकर कहां पहुंचा था टोडरमल, अपने बहनों के पास में पहुंचा था, अकबर के पास में, और कहा था कि बादशाह ये जो बीरबल है आपका, ये हर जगह पर महल में हर कहीं पर भी थूक देता है और साफ सुथरी जगह को भी खराब कर देता है। तो बीरबल को सही दिशा निर्देश दिए गए थे, और बीरबल को कहा गया था कि बीरबल ऐसी जगह पर थूकना जहां पर वो जगह काम नहीं है, या वो जगह पहले से ऑलरेडी खराब हो। बीरबल ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे से ध्यान रखेंगे, कोई खराब जगह होगी वहां पर थूकेंगे। तो बीरबल पान खाकर एक दिन महल में टहल रहे थे और सोच रहे थे कि कौन सी खराब जगह है वहां पर थूकूं मैं। तो इधर से टोडरमल आ रहे थे, और टोडरमल की एक आंख फूटी हुई थी, तो टोडरमल को पकड़कर बीरबल ने उनकी आंख में थूक दिया था। अब फिर से वापस टोडरमल है जो दौड़ कर गए थे किसके पास में, अकबर के पास में, कि आपके बीरबल ने फिर से मेरी आंख में थूक दिया। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल ये क्या क्या तूने मेरे साले की आंख में थूक दिया। तो बीरबल ने कहा था कि महाराज आपने कहा था कि कोई ऐसी जगह पर थूकना जो किसी काम की ना हो। टोडरमल जी की आंख तो वैसे ही फूटी हुई है, ना तो इससे दिखाई देता है और ना ये इनके कुछ भी काम आ रही है, तो मैंने सोचा मैं इसकी आंख में ही थूक देता हूँ। तो इस प्रकार की वारदातें होती रहती थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि हर बार केवल युद्ध ही लड़े जाते थे, बहुत बड़ा बीच का जो समय होता था उसमें बहुत सारी घटना होती थी। अगर इतिहास को सही तरीके से देखा जाए तो इतिहास कभी पूरा होगा ही नहीं, अथा पार है इतिहास। ठीक है दोस्तों, ये 4 आदमी भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता और किसी प्रकार का कोई संदेश स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। और फिर बाद में डायरेक्ट सीधा क्या होता है, 1576 में युद्ध की घोषणा होती है, और महाराणा प्रताप और अकबर दोनों क्या करते हैं, युद्ध की तैयारियां करते हैं कि अब हल्दी घाटी में क्या होगा, आमना सामना होगा। और ये आमना सामना होने के कारण देखिएगा अलग अलग जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग संज्ञा दी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखिएगा अगला जो अपना आएगा टॉपिक आएगा वो आएगा हल्दी घाटी। देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट, और महाराणा प्रताप और मेवाड़ के जो इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है हल्दी घाटी। देखिएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अलग अलग डेट को माना जाता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून मानते हैं। क्या मानते हैं, 21 जून 1576, सभी मानते हैं इसको। तो क्या मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और है जो कहता है 18 जून 1576 को हुआ था युद्ध। और ये कौन कहता है, ये कहता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार और ये युद्ध है, ये युद्ध लड़ा कहां पर गया था, तो ये युद्ध खमनौर में लड़ा गया था। खमनौर एक स्थान है, मैदान है, और ये कहां पर है, राजसमंद में। राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है, केवल जिले का नाम है, और झील के आधार पर इस जिले का नामकरण हुआ था राजसमंद। दोस्तों इसको भी अपन आगे आर्ट एंड कल्चर में, जो आर्ट एंड कल्चर के जो सर है वो आप लोगों को भली भांति पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके क्लास में आपको देखने को मिलेगा राजसमंद झील का जो निर्माण होता है वो निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, बहुत बड़ा रोचक तथ्य है इसके पीछे भी, वो भी बताएंगे सर आपको। खमनौर का युद्ध होता है, ये 2 फैक्ट याद रखिएगा इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि 21 जून 1576 तो सभी मानते हैं, लेकिन 18 जून कौन मानता है, गोपीनाथ शर्मा मानता है। बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें डेट भी पूछी जाती है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1576 में जो युद्ध लड़ा गया था उसकी डेट क्या है, ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड इतिहासकार है, और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा था, कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मापोली का था, मेवाड़ की थर्मापोली का था। क्या कहा था, थर्मापोली कहा था।
देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ की थर्माकोली इसलिए कहा था, और ये कहा था यूनान की भूमि को देखकर। किसको? यूनान, यूनान की भूमि को देखकर कहा था मेवाड़ की थर्माकोली। तो ये छोटी सी जानकारी है अपनी हल्दी घाटी के युद्ध की, और महाराणा प्रताप की सामान्य जानकारी आपने आज इस क्लास में पढ़ी है दोस्तों। और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन महाराणा प्रताप और अकबर को हल्दी घाटी में लेकर आते हैं, और मिलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद क्लासेस को अधिक से अधिक इस जो क्लास है इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।